हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था काय ने अपने फैमिली में सभी लोगों को बता दिया होता है कि अब वो ठीक हो चुका है और उसके ठीक होने का रीजन है मीरी। ये बात जान के काय की पूरी फैमिली काफी खुश हो गई होती है। काय के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं सुना था कि टैंक फैमिली को दिक्कतें आ रखी हैं, मैं बाकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन पैसे को लेकर जितनी भी दिक्कत होगी मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। आगे जो काय और मीरी होते हैं वो पार्क में आ गए होते हैं। मीरी बोल रही होती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो आखिर तुमने मुझे क्रेडिट क्यों दे दिया। काय बोल रहा होता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारे पैसे कमाए और उन पैसों की वजह से मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा हो गया, शायद यही वो रीजन है जिसके साथ मैं ठीक भी हो गया। मीरी बोल रही होती तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने के लिए। काय बोल रहा होता है कि शुक्रिया मुझसे काम नहीं चलने वाला। मीरी बोल रही होती है काय आखिर अब मैं क्या करूँ। काय बोल रहा होता है कि तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हें पता मुझे थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तभी मेरी काय को धक्का दे देती है। मीरी बोल रही होती है कि जैसा कि तुमने कहा मैं तुम्हारी फियांसे हूँ ना कि वाइफ, तो इसी वजह से तुम्हें कुछ भी करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। काय बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रही थी, मैंने तो सिर्फ एक हगी मांगा था, क्या तुम मुझे इस चीज के लिए मना करने वाली हो। मीरी बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, तभी वो काय को हक कर लेती है। काय सोच रहा होता है तो काफी भारी है, लगता है इसे हक करने के लिए कह के मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मीरी बोल रही होती है काय जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम दिखने में काफी ज्यादा वीक थे, पर अभी मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हारी चेस्ट काफी ज्यादा मस्कुलर है। काय बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो धीरे धीरे करके पावरफुल होती जा रही है, पहले मैं काफी ज्यादा वीक हुआ करता था। मेरी बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हारे थॉट्स के बारे में बात कर रही हूँ। पहले तुम्हारे बारे में बहुत सारे र्यूमर फेमस थे कि तुम एक बहुत बेकार इंसान हो, लेकिन तुमसे बातें करने में मुझे पता चल गया है कि वो सारे ही र्यूमर झूठ थे। तुम एक काफी स्मार्ट इंसान हो जिसको पता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले जो मेरी टैंक फैमिली है उसके ऊपर क्राइसिस आ गई और टैंक फैमिली की दिक्कत में आने की वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पा रही थी। फिर मेरे डैड ने बोला कि मुझे तुमसे मैरिज करनी पड़ेगी जिससे जो हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और इसी वजह से मैं तुम्हें शादी करने के लिए आ गई। पर अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है, अब तुम्हारे घर पे रह के मुझे अपने घर से ज्यादा बेटर लगता है। काय बोल रहा होता मुझे लगा नहीं था कि मैं खुद को इतना चेंज कर लूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। वैसे मैंने भी सुना कि टैंक फैमिली के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रखी है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या कि वो दिक्कतें क्या हैं, शायद से मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। मेरी बोल रही होती कि बहुत ही लंबी कहानी है, तकरीबन 3 साल से हमारी टैंक फैमिली के साथ में काफी अजीब चीजें हो रही है। काय बोलता है क्या अजीब चीजें। मेरी बता रही होती है कि टैंक फैमिली ने 8 साल पहले टैंक एंड हॉल को स्टैब्लिश किया था और जो हमारा टैंक एंड हॉल है वो बहुत सारे स्पेशल मेडिसिन को प्रोड्यूस करता है। कुछ सालों की मेहनत के बाद में हमारा टैंक एंड हॉल था वो टॉप 100 कंपनीज में आ गया। वर्ल्ड में से बहुत ही कम कंपनीज है जो कि इसके बराबरी की हैं। हमारे टैंक एंड हॉल के अंदर बहुत सारे रिसर्चर काम करते थे जो कि हर एक सीक्रेट फार्मूला को काफी सेफ रखा करते थे और उन्हीं लोगों की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तकरीबन 3 साल पहले एक नई फार्मा कंपनी आई जिसने की बहुत सारी नई मेडिसिन को लॉन्च किया और बहुत ही कम टाइम के अंदर वो लोग काफी ग्रो करने लगे। धीरे धीरे करके वो हमारे टैंक एंड हॉल से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। पहले तो हम लोग को लग रहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मार्केट में जो भी बंदे नए आते हैं वो काफी रैपिडली ग्रो करते हैं और काफी ज्यादा बड़ा बनने के बाद में ग्रो करना एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हमें काफी सरप्राइज कर दिया। उन लोगों ने जितनी मेडिसिन को डेवलप किया था वो सब वही मेडिसिन थी जो कि हमारी टैंक फैमिली सीक्रेटली डेवलप कर रही थी, और उन लोगों ने हमारे टैंक एंड हॉल से पहले ही अपनी मेडिसिन को लॉन्च कर दिया और इसके पेटेंट भी बनवा लिए। इसकी वजह से हमारे टैंक एंड हॉल के जितने एफर्ट्स थे वो वेस्ट चले गए। उन मेडिसिन को बनाने के लिए हमने काफी मेहनत करी थी, लेकिन अब जो हमारी मेडिसिन थी वो चोरी हो चुकी थी और अगर हम लोग केस भी करते तो भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग केस के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे। हमारी फैमिली ने पुलिस को बुलाया, बहुत सारे डिटेक्टिव को भी हायर किया, लेकिन लास्ट में कोई फायदा नहीं हुआ। एंड में सिर्फ यही पता चला कि हमारे पास में अच्छा एविडेंस नहीं है और इतने कम एविडेंस के साथ में हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब मार्केट में ये न्यूज़ फैल गई कि जो टैंक एंड हॉल वाले हैं उन लोगों ने नई फार्मा कंपनी ने केस किया था और हम लोग केस हार भी गए, तो इसकी वजह से टैंक एंड हॉल की दिक्कतें और भी बढ़ गई। हम लोग को बहुत सारे लॉसेस होने लगे और 3 साल के अंदर हम लोग काफी नीचे आ चुके हैं। अब हम लोग के लिए सर्वाइव करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। काय बोल रहा होता है कि जैसा कि तुमने बताया ये बात तो जाहिर है कि तुम्हारे टैंक एंड हॉल के अंदर कोई ऐसा बंदा जो गद्दार है। अगर तुम लोग के बीच में कोई गद्दार नहीं होता तो आखिर तुम्हारी सीक्रेट मेडिसिन की रेसिपी उन लोगों को कैसे मिलती। मेरी बोल रही होती कि पहले हम लोग को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने टैंक फैमिली के साथ में लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है। जब तक जो हमारी टैंक फैमिली है उसे प्रॉफिट होते रहेंगे, उन लोगों को पैसा मिलता रहेगा, तो इसी वजह से उनमें से कोई भी हम लोग को बर्बाद क्यों ही करेगा, इसमें उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। काय बोल रहा होता है कोई गद्दार नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचती है कि तुम्हारे रिसर्च लैब के अंदर किसी ने चोरी करी है। मेरी बोल रही होती है कि हाँ यहाँ पे चोरी तो हुई है,
लेकिन बिल्कुल भी कोई नॉर्मल चोरी नहीं है। काहे बोल रहा होता कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मीरी बोल रही होती कि मुझे नहीं पता है, जब इंसिडेंट हुआ था तो जो हमारे गार्ड्स थे वो सही से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में हम लोगों ने कंपनी में हर एक जगह कैमरास इंस्टॉल करवा दिए, लेकिन ये करवाने का भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक इंसिडेंट में हमें पता चला है कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद में कहीं से फ्रेग्रेंस आई जिसे उसने पेट्रोलिंग करते हुए स्मेल किया था। और कमाल की बात तो ये है कि थोड़ा आगे जाने के बाद में ही वो बेहोश हो गया। उसे सिर्फ इतना याद है कि बेहोश होने से पहले उसके सामने काफी सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसे काफी ज्यादा प्यारे प्यारे बाल थे। तो इससे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि अभी तक हमारी कंपनी में जितनी भी चोरियां हुई है वो एक लड़की ने करी है, और वो लड़की एक बहुत ही कमाल की चोर है जो कि हर बार चोरी करने के बाद में पकड़ी नहीं जाती और अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। आखिर वो जो हमारी कंपनी थी वो कुछ भी नहीं कर पाई, हम लोग को हार माननी पड़ी और जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग थी उसे भी रोकना पड़ गया। तुम सोच ही सकते हो कि एक ऐसी मेडिसिन जिसके ऊपर हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे उसको अचानक से रोकना पड़ गया, तो आखिर हमारी फैमिली को कितने लॉस हुए होंगे। और 3 साल से हमारे लॉसेज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से हमें और भी दिक्कतें आ चुकी हैं। अगर जो हमारी फैमिली वो इतनी दिक्कतों में नहीं होती तो शायद हमें तुम्हारे पास में कभी भी नहीं आई होती। काहे बोल रहा होता कि यहाँ पे ऐसा कोई तो है जो कि तुम्हारी फैमिली को टारगेट कर रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दे। आखिर जो हमारी हॉन्ग फैमिली है वो तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती है? क्या तुम लोग चाहते हैं कि हम उस थीव को पकड़े जिसको तुम लोग नहीं पकड़ पाए? अगर हम लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी वजह से फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर दिक्कतें आती रही तो वो पैसा भी जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम लोग के पास में कुछ भी नहीं बचेगा। मीरी बोल रही होती है कि सिर्फ आधे महीने के अंदर ही एक बहुत बड़ी ऑक्शन होने वाली है और वहाँ पे इस ऑक्शन के अंदर बहुत इरेटेस रखे जाएंगे जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बाकी कंपनीज के लिए वो एक बहुत ही बेकार आइटम है, लेकिन हमारी टैंक फैमिली के लिए वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। हम उस आइटम का यूज करते हुए फिर से राइज कर सकते हैं। हमारी फार्मा कंपनी वो चीज को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने वाली है, क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और हम लोग को यहाँ पे हॉन्ग फैमिली की इसी वजह से जरूरत है, क्योंकि तुम लोग के पास में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा पावर है। अगर बिडिंग के अंदर तुम लोग हमारी हेल्प करते हो तो हमारे लिए ट्रेजर पाना बहुत आसान हो जाएगा। काहे बोल रहा होता है क्या ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हारी टैंक फैमिली को बचा सकती है? मीरी बोल रही होती है कि वो एक मिथिकल ग्रास है जो कि बहुत सालों की खोज के बाद मिली है। उसे संजीवनी ग्रास कहा जाता है। अगर हम उस ग्रास का यूज करते हुए पिल्स को बनाएंगे तो वो किसी भी टाइप के घाव को काफी जल्दी हील कर देगी। उसके जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो बेहद ही कमाल के हैं। संजीवनी ग्रास खाने की वजह से किसी बंदे की लाइफ 10 साल से बढ़ सकती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये डिवाइन हर्ब है जो कि एक मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर सकती है। अगर हमारी टैंक फैमिली को संजीवनी ग्रास मिल गई तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो पूरा मार्केट शेयर है वो हमारी तरफ आ जाएगा और सभी सिर्फ हमारी पिल्स ही खरीदा करेंगे। इससे हम लोग फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम लोग हुआ करते थे और यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। काय खड़ा होता है बोल रहा होता है क्या हो अगर इस मेडिसिन को चुराने के लिए फिर से वो लड़की आ जाए। मेरी बोल रही होती है काय पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही संजीवनी ग्रास है। अगर दाशन कोट वालों को हमारी पिल की रेसिपी मिल भी जाती है तो आखिर वो लोग क्या ही कर लेंगे? बिना इस ग्रास के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। काय बोल रहा होता है क्या हो अगर तुम्हारी ग्रास की चोरी हो जाए? मीरी बोल रही होती है कि उन लोगों के लिए ग्रास को चोरी करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये जो संजीवनी ग्रास है ये हमारी टैंक फैमिली की आखिरी होप है और इसको बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ा ना तो हम ये भी काम कर देंगे, हम उसको बचा के रहेंगे। सिर्फ हमारी फैमिली ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मर्सनरी ग्रुप है जिनको हमने हायर कर लिया है ताकि वो संजीवनी ग्रास को बचा के रखें। इतनी खतरनाक प्रोडक्शन के अंदर किसी के भी ग्रास को चुराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। काहे सोच रहा होता कि ये पहली बार है जब मेरी को इतना परेशान देख रहा हूँ। मीरी बोल रही होती है अंकल लोग हमारी हेल्प करने के लिए एग्री कर चुके हैं। अब ये जो हब है ये हमारी फैमिली का आखिरी ऑप्शन है। इस प्रॉब्लम से निकलने के बदले में हम तुम्हारी हॉन्ग फैमिली को अपने टैंक एंड हॉल के 50% शेयर दे रहे हैं और उसके साथ में एक और चीज भी दे रहे हैं। काहे बोल रहा होता कि तुम एक और चीज क्या दे रहे हो? मीरी बोल रही होती कि मैं भी तुम्हारे घर पे आ रही हूँ ना, मैं तुम्हारे घर पे हर रोज कुकिंग क्या करूंगी और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो मेरी कुकिंग स्किल्स है वो काफी कमाल की है। मीरी की बातों को सुनते हुए काय हंसने लगता है। मीरी बोल रही होती कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ कह रही हूँ? सच में जो मेरी कुकिंग स्किल्स है ना काफी कमाल की है। काय बोल रहा होता कि मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? मुझे तो बस तुम काफी क्यूट लग रही थी। तभी वो दोनों वहाँ पे चुप हो जाते हैं और मेरी आगे बढ़ते हुए काय के चीक्स पे किस कर देती है। मीरी बोल रही होती ये हेल्प करने का इंटरेस्ट था। आगे हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं ब्रदर हॉन्ग आपको परेशान करने के लिए माफ करिएगा। अंकल हॉन्ग बोल रहे होते कि ब्रदर टैंग आके तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज नहीं तो कल हम लोग फैमिली बनने वाले हैं, ऐसे में एक दूसरे की हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। काय की मॉम और मुझे मेरी काफी पसंद है और इतनी प्यारी बच्ची हम लोग को देने के लिए हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी डैड बोल रहे होते हैं मेरी तुम्हारा शुक्रिया,
आज से तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बच जाएगी। काय क्रिकेट करते हुए बोल रहा होता है, अंकल आप कैसे हैं? अंकल टैंक बोल रहे होते हैं, काय तुम रिकवर कर गए हो ना? काय बोलता है कि हाँ मैं रिकवर कर चुका हूँ और ये सब मीरी की वजह से ही हो पाया है। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जो मेरी मीरी वो इतनी कैपेबल होगी कि वो तुम्हें भी ठीक कर दे। मीरी बोली तो ये डैड इसकी बात पर विश्वास मत करिए, ये यहाँ पे फालतू बातें कर रहा है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते ब्रदर टैंक सही बातें हो गई है तो अंदर चलते हैं, जल्दी यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट होने वाली होगी। आगे वो सब लोग अंदर आ गए होते हैं। अंकल लॉन्ग को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ये तो हमारी पूरी कंट्री का सबसे अमीर बंदा है ना, बिलियनर होंग वेइगू। क्या ये भी यहाँ पे ऑक्शन के अंदर आया है? अगर ये यहाँ पे आया है तो किसी के लिए भी वो जीतना काफी मुश्किल होने वाला है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि इस बार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेहद ही कमाल के हैं, उन्हें खरीदने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग आ रहे हैं। आंटी बोल रही होती जो पीछे बंदा आ रहा है वो इनका बेवकूफ बेटा है ना। अंकल बोलते तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं जो भी होंग का है वो काफी फेमस हो रखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद 10 होटल्स हैं और वह जो 3 स्टार होटल है ये उसका CEO भी है। इसने एक नई डिश को इन्वेंट किया जिसका नाम है बारबेक्यू और अब जो वो डिश वो काफी फेमस हो चुकी है। और अभी एक बैंड काफी फेमस हो रहा है जिसका नाम है नाइटिंग चेजिंग गर्ल्स, उनको फेमस करने वाला यही है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस बंदे को एक बेवकूफ कह सकती हो? आगे वो सभी लोग ऑक्शन में आके बैठ गए होते हैं। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं ब्रदर होंग मैं अपने साथ में $20 मिलियन लेके आया हूँ, अगर बीडी से बढ़ती है तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अंकल होंग बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भी अपने साथ में बहुत सारे पैसे लेके आया हूँ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बोल रही होती है काय आगे यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पर है? काय बोलता चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आगे जो काय होता है वॉशरूम में आ गया होता है, वही हम देते एक बंदे को जो काय को घूर रहा होता है। काय बोल रहा होता है ब्रदर आगे क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? वो बंदा बोल रहा होता है ब्रदर मेरा नाम है मुझियाओ और आज तक मैंने बहुत सारे लोगों का साइज देखा है पर तुम्हारे साइज को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी जो लाइफ है काफी कमाल की बीतने वाली है। फिर वो बंदा फिर से काय को घूरने लगता है। काय बोल रहा होता है ब्रदर कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? जियाओ बोल रहा होता है नहीं बिग ब्रदर मेरे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे यही सोच रहा था क्या कुछ ये साइज है, क्या ये नेचुरल है, क्योंकि नॉर्मल बंदर का शेप इतना अच्छा नहीं होता है। आखिर आपने ये कैसे किया है? आपको देख के लग रहा है कि आपने पिल्स ली है। काय बोल रहा होता मैं टच मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काय सोच रहा होता कि वैसे नेचुरल तो नहीं है, सिस्टम मिलने के बाद से ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं ये बात इस बंदे को नहीं बता सकता। फिर काय वहां जाने लगता है। वो लड़का बोल रहा होता है ब्रदर अपना नाम तो बता के जाओ। जैसे ही काय बाहर आता है हम देखते हैं होंगानबो को। होंगानबो बोल रहा होता मुझे जगह काफी ज्यादा अजीब लगी रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे। काय आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काय बोल रहा होता है अच्छा ये तो तुम हो, वैसे मैं भूल चुका हूँ आखिर तुम कौन हो? होंगानबो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे 4th अंकल का बेटा हूँ होंगानबो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम ये बताया था, आखिर तुम मुझसे बाबा क्यों पूछ रहे हो? काय बोल रहा होता है हाँ तुम तो मेरे कजिन हो, वैसे तुम्हारे बट पे जो इंजरी हुई थी क्या वो रिकवर हो गई है? उस डॉग तुम्हें चड्डी फाड़ दी थी और तुम्हारे पीछे भी बाइट कर लिया था और वो ठीक है ना? वहाँ पे सारे बंदे हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या यंग मास्टर होंगानबो के पीछे एक कुत्ता पड़ गया था जिससे कि इनको काट के इनकी चड्डी फाड़ दी। होंगानबो बोल रहा होता है काय मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करने वाला हूँ पर मुझे पता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ पे संजीवनी ग्रास के लिए बिट करने के लिए आए हो ना? काय बोल रहा होता है ये बात तुम्हें कैसे पता है? होंगानबो बोलता है कि मुझे ये बात कैसे पता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो संजीवनी ग्रास है वो हम ही लोगों को मिलकर रहेगी, चाहे तुम्हें पे कितना ट्राई क्यों ना कर लो तुम्हें वो नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें बात पर भरोसा ना होना तो यहाँ पे वेट करके देख लो, जब यहाँ पे बिट चालू होगी तो पक्का शौक रह जाओगे। मीरी बोल रही होती है कि ये तो तुम्हारा कजिन था ना, आखिर यहाँ पे हंस क्यों रहा था? काय बोल रहा होता शायद इसको रेबीज हो गया है इसी तो यहाँ पे हंस रहा है। तभी काय के पास में जिया हो जाता है जो कि बोल रहा होता है यंग मास्टर काय मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और आप तो मिस टैंग मीरी है ना जिनकी ब्रदर काय के साथ में एंगेजमेंट हुई है, सच में आपकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, आपकी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। काय मीरी को बोल रहा होता जल्दी यहाँ से चलो, ये बंदा एक बहुत बड़ा ठरकी है, इससे बात करना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही जिया बोल रहा होता है ब्रदर रुक जाइए, मुझे अपना सीक्रेट बता दीजिए, आखिर आपने इतना बड़ा कैसे कर लिया है? आगे वो लोग ऑक्शन में आके बैठ गए होते हैं। मीरी बोल रही होती है वो बंदा हमारा पीछा क्यों कर रहा था और आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था? काय बोल रहा होता शादी होने के बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। मीरी बोल रही होती मुझे जानना है क्या कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था। तभी यहाँ पे होस्ट आते हुए कहता है डियर गेस्ट आप सभी लोगों को वेट कराने के लिए हमें माफ करिएगा, अब जो हमारी सेंचुरी ऑक्शन है वो यहीं पे स्टार्ट हो रही है। कहा जाता है कि 10,000 साल पुराना है, जो यान एम्परर थे उन्होंने मिन डायनेस्टी को हरा दिया था और उन लोगों को हराने के बाद में उन्होंने इसमें वाइन पी थी, उसके बाद से जो ये कप है काफी फेमस हो चुका है। इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है 20 मिलियन। अंकल टैंक सोच रहे होते यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 20 मिलियन है और कहा जाता है किसी भी ऑक्शन के अंदर जो चीप आइटम होते हैं सबसे पहले आते हैं, जितना आइटम प्रीशियस होता है वो उतना ही लेट आता है
अगर यहाँ पे ऑक्शन स्टार्टिंग 20 मिलियन से हो रही है तो आगे जो आने वाले आइटम्स हैं वो कितने महंगे होंगे और पता है जो संजीवनी हब है उसकी कीमत क्या होगी। फिर यहाँ पे सभी लोगों ने बिड करना स्टार्ट कर दिया होता है। कोई बोलता है 20 मिलियन और कोई बोलता है 28 मिलियन। तब पीछे एक बंदा बोलता है कि मैं इसके लिए 100 मिलियन दूंगा। हम देते इतनी बड़ी बिड सुन के सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। होस्ट बोल रहा होता है क्या 100 मिलियन, आखिर इतनी बड़ी बिड करने वाला कौन है। हम देते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये तो फोर्थ मास्टर होंग है, सच में इनके पास में बहुत सारा पैसा है। आनवो बोल रहा होता है मेरे डैड हमेशा से ऐसे हैं, अगर इन्हें कोई चीज चाहिए होती है तो उसे लेके रहते हैं। हमारे यहाँ पे पहले बिड के साथ ही सभी लोग काफी शॉक हो चुके हैं। फोर्थ मास्टर बोल रहा होता है कि 100 मिलियन ये तो एक बहुत छोटा अमाउंट है, आखिर यहाँ पे सभी लोग इतने शॉक क्यों हो रहे हैं। होंग वेगो बोल रहा होता है क्या फोर्थ ब्रदर, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। काय सोच रहा होता है तो अच्छा ये बंदा है जो कि मेरे डैड का फोर्थ ब्रदर है। होंग आनो के बताने के हिसाब से इस बंदे का नाम है होंग जियानी। ये काफी फेमस एंटरप्रेन्योर है जिसने कि ई कॉमर्स के सारे प्लेटफॉर्म को अपने पास रख रखा है और ये बंदा बिजनेस करने में एक प्रोडिजी है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि इसकी और मेरे डैड की कभी भी नहीं बनी। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं ब्रदर होंग मुझे यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा है। होंग वेगो बोल रहे होते हैं क्या हुआ। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं कि फोर्थ मास्टर के पास में एक बंदा बैठा हुआ है जो कि हमारे टैंगन हॉल का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसी बंदे की कंपनी की वजह से हम लोग बर्बाद हुए हैं। वो है दाशन कोड का सीईओ जियोंग लाओफेंग। पक्का से फोर्थ मास्टर होंग को इसी वजह से लेके आया है ताकि फोर्थ मास्टर होंग उसके लिए संजीवनी हब को खरीद दें। अगर हम लोग के हाथ से संजीवनी हब निकल गई तो हमारे टैंगन हॉल के पास में कुछ भी नहीं बचेगा और हम लोग पक्का से बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बोल रही होती है लोग बहुत कमीने हैं, पहले इन लोगों ने हमारे पेटेंट्स को चोरी किया और अब ये लोग यहाँ पे हमें आखिर को चुराने के लिए आए हैं। ये यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारी टैंक फैमिली है वो सरवाइव ना कर पाए और यहाँ पे इस क्राइसिस के अंदर हम लोग बर्बाद हो जाएं। काय सोच रहा होता है इसी वजह से जो होंग आनवो था वो मुझसे आके बात कर रहा था, उसने इस चीज के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। फिर जो जेडी फिनिक्स होता है वो बिक गया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो फोर्थ मास्टर होंग है वो काफी पावरफुल इंसान है। हमने तो ये भी सुना है कि वो होंग वेगो से भी बहुत पावरफुल है। होस्ट बोल रहा होता है कि सेकंड आइटम है सैफायर हार्ट। यहाँ पे इसके अंदर एक काफी स्पेशल जेम लगा हुआ है। सैफायर हार्ट को शेप देने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट क्राफ्टमैन ने 3 साल तक मेहनत करी है और तब जाके ये नेकलेस बन पाया है। यहाँ पे इस नेकलेस की कीमत बहुत ही कमाल की है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 30 मिलियन। तो अभी हम तो वहाँ पे कोई 100 मिलियन की बेट कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या हो गया, लगता है कि यहाँ पे हम लोग को इस बार कुछ नहीं मिलने वाला। होंग वेगो बोल रहे होते कि मुझे ये नेकलेस काफी पसंद आया है, मैं अपने डॉटर इन लॉ को ये देना चाहूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते तो फिफ्थ मास्टर होंग है। मेरी बोल रही होती है अंकल होंग ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। सारे बंदे बोल रहे होते कि ईस्टर के सबसे बड़े बिजनेसमैन फिफ्थ मास्टर होंग है। क्या आज यहाँ पे पूरी होंग फैमिली आ गई है, अगर ये लोग यहाँ पर है तो आगे हम लोग बिड करने के लिए आए ही क्यों हैं। होंग आनवो बोल रहा होता है डैड मुझे आइटम चाहिए, प्लीज आप इसके लिए बिड करिए, मुझे सर्टिफिकेट को मुझे यूजी को देना है। फोर्थ मास्टर होंग बोल रहा मुंह बंद कर लो, जो यूजी है वो तुम्हारी कजिन है, आगे तुम उसको ये क्यों देना चाहते हो, अगर तुमने फिर के बारे में बात करी ना तो मैं तुम्हें पाँव तोड़ दूंगा। वही जो होस्ट होता है वो काफी शॉक हो गया होता है। होस्ट बोल रहा था 100 मिलियन पे ये फिफ्थ मास्टर को बिकता है। होंग वेगो बोल रहे होते हैं मीरी तुम इसे अभी पहनो, तुम अपने अंकल के दिए हुए गिफ्ट को मना तो नहीं करोगी ना। मीरी बोल रही होती है आपको शुक्रिया अंकल। अंकल टैंग बोल रहे होते ब्रदर होंग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे बिना किसी बात के ही बहुत सारा पैसा लगा दिया, वो भी एक नेकलेस के ऊपर। होंग वेगो बोल रहा होता है यहाँ पे मेरा फोर्थ ब्रदर आ रखा है और वो सभी लोग के सामने काफी शो ऑफ कर रहा है, तो पैसे तो मेरे पास भी कम नहीं है तो मैं भी शो ऑफ तो करूंगा ही ना। फिर क्या उस नेकलेस को लेते हो मीरी को पहना देता है। काहे बोल रहा होता है मीरी क्या तुम्हें पसंद आया। वहाँ पे सारे बंदे परेशान होते हुए बोल रहे होते हैं यहाँ पे इन लोगों की वजह से हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। काहे सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे चीजें काफी अजीब लग रही है, मुझे लग रहा है कि फोर्थ अंकल और डैड के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब ये लोग यहाँ पे इस ऑक्शन के अंदर बहुत बिडिंग करने वाले हैं और इन दोनों की बिडिंग काफी खतरनाक होगी। हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके संजीवनी हब के लिए पैसे बचाने ही होंगे। होस्ट बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि बिड के स्टार्ट के साथ में ही ये जो बिडिंग है ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब आप लोग के सामने आ रहा है थर्ड आइटम, ये है 38 साल पुराना क्वीन का क्राउन जो कि एंशिएंट कुरान एम्पायर से बिलोंग करती थी। यहाँ पे इस क्राउन के अंदर बहुत सारे रियल जेम्स लगे हुए हैं और हर एक जेम की कीमत बहुत ज्यादा है। इसको सिर्फ और सिर्फ वही इंसान खरीद सकता है जिसके रियलिटी में बहुत सारा पैसा हो। जब हमारी कंट्री के अंदर फिफ्थ वॉर हो गई थी उसके बाद से ये क्राउन गायब था, लेकिन कुछ डिकेड पहले ये हम लोग को मिल गया और यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 38 मिलियन। हम जब सारे बंदों ने बिड करना स्टार्ट कर दिया होता है तभी काय के पास झीलू आ जाता है। शौक होते हुए काय बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कब आ गए। जिमू बोल रहा होता है बिग ब्रदर प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। काय बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा बिग ब्रदर नहीं हूँ। जिमू बोल रहा होता है कि मेरी वजह से आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे किया है। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से बात करो, तुम्हारी प्रॉब्लम को वो पक्का से ठीक कर देंगे, आखिर तो मेरे पास में क्यों आ रहे हो। जिमू बोलता है ब्रदर मुझे पता है
कि नेचुरल तो नहीं हो सकता, आपने इसके लिए पक्का से कोई मेडिसिन ली होगी। आप उस मेडिसिन के बारे में मुझे बता दीजिए, चाहे वो मेडिसिन कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, मैं उसे खरीदने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। काहे सोच रहा होता है कि मुझे समझाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ कि मैं बात नहीं मानने वाला। इसे लग रहा है कि यहाँ पे ये सब किसी मेडिसिन की वजह से हुआ है, लेकिन ये चीज करने वाला तो सिस्टम है। चलो मैं एक थ्योरी बनाते हुए इसको बेवकूफ बना देता हूँ। काहे बोल रहा होता है कि तुम्हें जानना ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक ऐसी मेडिसिन एग्जिस्टेंस में है जो किसी की साइज को काफी बड़ा कर सकती है, जिसके बारे में मुझे ओल्ड टाओइस्ट ने बताया था। जीमू बोल रहा होता है कि आखिर वो क्या है। काहे बोल रहा होता है पर मुझे वैसे एक ही पिल मिली थी और उसे खाने के बाद वो खत्म हो गई। अगर तुम्हें भी ऐसी पिल चाहिए तो तुम्हें उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। पर जो ताओइस्ट प्रीस्ट है वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और उनके बारे में भी किसी को भी कुछ नहीं पता। तुम्हारे उनको ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। ये बोल रहा होता है काश मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती कि वो ताओइस्ट मुझसे मिल जाते। काहे सोच रहा होता है आखिर कैसा बेवकूफ है, मैंने यहाँ पे एक फिक्स स्टोरी बनाई है और उसके ऊपर ये बिलीव कर रहा है। काहे बोला तुम्हें दुखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे मेरी लाइफ के अंदर कभी वो ताओइस्ट मिलेंगे तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं उनको तुम्हारे पास में लेके आऊंगा। जो बोलता है शुक्रिया ब्रदर। होस्ट बोल रहा होता तो फोर्थ आइटम है वो एक मैजिकल वेपन जो कि स्लैशिंग मेटल। एंशिएंट टाइम के अंदर इसे काफी मेहनत से बनाया गया था और यहाँ पे स्वॉर्ड का यूज करते हुए बहुत सारे बैटल को जीता गया है। फिर होस्ट ग्लव पहनते हुए स्वॉर्ड को उठा लेता है। होस्ट बोल रहा होता है कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वॉर्ड काफी शार्प है और यहाँ बिना बिल्कुल मेहनत किए ये किसी मेटल को काट सकती है। ये वे एम्पर की स्वॉर्ड है। यहाँ पे स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। इस स्वॉर्ड की स्टार्टिंग प्राइस है 3 मिलियन। हम जब स्वॉर्ड का प्राइस सुन के सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। काहे बोल रहा होता है कि फाइनली यहाँ पे ऐसी कोई चीज आ गई है जो कि काफी सस्ती है। मुझे बचपन से एक स्वॉर्ड्समैन बनना था, अपने लिए स्वॉर्ड को लेना बिल्कुल बुरा आइडिया नहीं होगा। वैसे भी कभी मेरे घर के ऊपर अटैक हो सकता है और तो दुश्मन से फाइट करने के लिए मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए रहेगी, तभी मेरे काफी काम आ सकती है। फिर का स्वॉर्ड के लिए 3.5 मिलियन की बिड कर देता है। होस्ट बोल रहा होता है यहाँ पे 3.5 मिलियन की बिड हुई है, क्या यहाँ पे स्वॉर्ड के लिए कुछ ज्यादा बिड करना चाहेगा। आनबो सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये बेवकूफी हो सकता है, जो कितनी बेकार चीज खरीदेगा। गन्स के जमाने में स्वॉर्ड अपने पास में रखना ये बेवकूफी है। मैं इस ऑप्शन में अपने साथ में 50 मिलियन लेके आया हूँ। मैं इस कमीने को ये चीज सस्ते में नहीं लेने दूंगा। ये बोलते हुए आनबो 3.51 मिलियन की बिड कर देता है। तभी गाय बोला 3.7 मिलियन। आनबो बोलता मैं इसके लिए 4 मिलियन दे दूंगा। ऐसे उन दोनों के बीच में बिड बढ़ रही होती है। चिढ़ते हुए काय बोल रहा होता है कमीने आनबो, तुझे क्या लगता है कि तू काफी ग्रेट है जो कि तू बिना किसी बात के मुझसे भिड़ रहा है। आनबो कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे सीबीडी तो कर रहा हूँ और अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना ताकि मुझे हिट करके दिखाओ, अभी कभी इस ऑक्शन से तुम्हें बाहर फेंक देंगे। मेरी बोल रही होती है काय प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ बिना किसी बात के फाइट करने से सारी चीजें काफी खराब हो सकती है। काय बोल रहा होता है कि मैं इस स्वॉर्ड के लिए 30 मिलियन दे सकता हूँ। तभी आनबो बोलता है कि मैं इसके लिए 31 मिलियन दूंगा। काय बोलता है कि मैं इस स्वॉर्ड के लिए 100 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। आनबो बोलता है कि मैं 101 मिलियन दूंगा। आनबो सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी बेवकूफ है, मैं इसे काफी गुस्से में लेके आ चुका हूँ। अब इसे पक्का से पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत सारे पैसे लगा देगा। जब ये अगली बार बिड करेगा तो मैं इसको फॉलो नहीं करने वाला, जिसकी वजह से इसे एक बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी। काय बिड करने ही वाला होता है लेकिन तभी वो चुप हो जाता है। काय बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं खरीदना, वैसे भी अभी काफी महंगा हो चुका है। काय की बात सुन के आनबो काफी शौक रह गया होता है। सारे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि आज के तीसरा आइटम है जो कि 100 मिलियन में बिका है। आज हमको यहाँ पे आने की वजह से काफी ज्यादा मजा आ गया। ये जो होंग फैमिली के यंग मास्टर से काफी बेवकूफ है, एक बेकार सी स्वॉर्ड के पीछे इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया और जिस बंदे ने स्वॉर्ड खरीदी है वो तो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। इतने अमाउंट के अंदर तो बहुत सारी गन्स आ जाती, ऐसे में एक स्वॉर्ड खरीदना सच में बेवकूफी है। आनबो बोल रहा होता है डैड प्लीज मेरी हेल्प करिए, बिना आपकी हेल्प के मैं इसके लिए पे नहीं कर पाऊंगा। फोर्थ अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम एक बुद्धिस्ट है जो कि रोज ही प्रे करती हैं। आखिर तुमने बेकार स्वॉर्ड क्यों खरीद लिया जिसका यूज करते हुए लोग किसी को मारते हैं। मैं इसे अपने घर पे लेकर नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता रहा हूँ, और सच में तो मेरी फैमिली के नाम पे एक धब्बा हो। दाशन गोड का मालिक बोल रहा होता है फोर्थ मास्टर होंग ये सिर्फ एक बच्चा है, आपको इसे बिना किसी बात का डाटा नहीं चाहिए। वैसे भी संजीवनी हब मिलने के बाद में हम लोग के पास में बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो अगर हमारे बच्चे ने गलती कर भी दी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस चीज के लिए मैं पे कर दूंगा। संजीवनी हब खरीदने के बाद में जो 60% प्रॉफिट होंगे वो आपको मिलेंगे, वह जो 40% प्रॉफिट है वो मेरे हो जाएंगे। फोर्थ मास्टर होंग बोल रहे होते हैं हाँ ये तो वक्त आने भी पता चलेगा। दाशन गोड का मालिक सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड काफी महंगी है, अगर मुझे यहाँ पे इन लोगों की वजह से काफी कमाई नहीं हुई तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं काय अगर तुम्हें स्वॉर्ड्स काफी पसंद है ना तो मेरा एक दोस्त है जिसके पास में काफी अच्छी क्वालिटी की स्वॉर्ड्स है, मैं तुम्हें पक्का से उसके पास में लेके चलूंगा। काय बोल रहा होता है ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, मैं तो बस यहाँ पे आनवो को बेवकूफ बना रहा था। तभी जी हाँ बोलता है बिग ब्रदर अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे इस बिड के अंदर आप नहीं जीतने वाले
तो मैं पक्का था कि बिड के अंदर हेल्प कर देता। काय बोल रहा होता है किसने कहा कि मैं जीतने वाला नहीं था, मुझे वो शॉट चाहिए ही नहीं थी, इसी से मैंने बिड नहीं करी। जिहा बोल रहा होता कि मुझे पता है कि आप यहाँ पे आनबो को बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन अगर फिर भी आपको पैसे चाहिए तो बोल देना, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, मेरी हेल्प के बदले में आप ताउश से मिला दीजिएगा, मुझे बस इतना ही चाहिए। काय बोल रहा होता है कि मैं तुमसे हेल्प नहीं लेने वाला, वैसे भी जितना तुम सोच रहे हो ना मैं उतना गरीब नहीं हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी बनाई थी और उस मूवी की वजह से मुझे $200 मिलियन का फायदा हुआ है और साथ ही मेरे काफी ज्यादा होटल्स और मोटर्स भी चलते हैं और फिलहाल मैं डिज्नीलैंड वालों सब में मिलके एक अम्यूजमेंट पार्क बना रहा हूँ। जब वो पार्क बन जाएगा तब मेरे पास में बहुत सारा पैसा आया करेगा। आखिर जब मेरे पास में तो सारा पैसा है ही तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों लूंगा। जिया बोल रहा होता है कि हमें बात मानता हूँ कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको कब हेल्प की जरूरत पड़ जाए। होस्ट बोल रहा होता है अगला आइटम है वो एक बेहद ही कमाल की ग्रास है। सभी लोग बोलते हैं कि ये ग्रास हेवन से आई है और इसका नाम है संजीवनी ग्रास। वहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि फाइनली ग्रास यहाँ पे आई गई। होस्ट बता रहा होता है कि तकरीबन 1000 साल से जो संजीवनी ग्रास है वो माउंटेन्स में दबी हुई थी और काफी खुदाई करने के बाद में हमको मिली है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ एक ग्रास, आखिर इस ग्रास के अंदर ऐसा क्या खास हो सकता है। हमारे घर पे तो बहुत सारा जिनसंग पड़ा हुआ है और हम उसका यूज नहीं करते, हमारे घर के जो पिक्स है वो उसे खा जाते हैं। होस्ट बोल रहा होता है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, मैंने आप सभी लोगों की बातें सुन ली है, आप जिनसेंग ग्रास या किसी और ऑर्डिनरी हर्ब के साथ में इसे कंपेयर नहीं कर सकते। इस जगह जो सबसे ज्यादा रेयरेस्ट हर्ब है आप उसको भी इसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप लोग मुझे खुद ही बताइए, अगर आपका एक फैमिली मेंबर हो जो काफी बूढ़ा हो चुका है, उसके दांत भी टूट चुके हैं और जल्दी वो मरने वाला है, या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जो कि ठीक ही नहीं हो सकती, कितनी भी ट्रीटमेंट करने के बाद में डॉक्टर से ठीक नहीं कर पा रहे और ऐसे में सिर्फ एक ग्रास इसको ठीक कर दे तो ये काफी कमाल का है ना। ये ग्रास आपको ठीक ही नहीं करेगा बल्कि 10 साल जवान भी कर देगा और धीरे धीरे करके आप लोग यंग होते जाओगे। ऐसा भी होता है कि 50 साल के इंसान को ये 20 साल का बना दे। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये ग्रास तो काफी कमाल की है, आगे एक नॉर्मल से ग्रास के अंदर इतने अच्छे इफेक्ट कैसे हो सकते हैं। हमारे फेवरेट जो हेड वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनके इस मेडिसिन का यूज करते हुए हम उन्हें यंग बना सकते हैं। यहाँ पे इस ग्रास का यूज करते हुए हम लोग अपने लिए एक बिल्कुल न्यू लाइफ खरीद सकते हैं। फिर वहाँ पे सभी लोगों ने बिडिंग को स्टार्ट कर दिया होता है। मीरी बोल रही होती है यहाँ पे तो नॉर्मल लोग काफी खतरनाक बिडिंग कर रहे हैं। काय बोल रहा होता है भले किसी के पास में कितना भी मनी और पावर क्यों ना हो, पर सभी लोग एक लंबी लाइफ तो चाहिए ही होती है। अभी तक सभी के सामने वो ग्रास आया भी नहीं है और उसके लिए सभी लोगों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस ग्रास के लिए सभी लोग काफी खतरनाक बिट करने वाले हैं। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं संजीवनी हब है वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है, किसी भी एक इंसान उसको खुद के लिए यूज करना काफी ज्यादा बेकार रहेगा। अगर एक प्रोफेशनल फार्मा कंपनी को मिल जाता है तो वो उस ग्रास का यूज करते हुए बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे उसको यूज करने की वजह से जो उसके इफेक्ट होंगे काफी कम हो जाएंगे, वो किसी की बीमारी को ठीक कर पाएगा और किसी को भी ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक जवान कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इस चीज का फायदा बहुत सारे लोगों को मिलेगा और सिर्फ एक ग्रास की वजह से बहुत सारे लोग जाने बच जाएगी। पर बेकार बात तो ये है आर्मी के हाथ में आ गई तो फिर किसी को भी नहीं मिलने वाली। वो लोग इसका यूज करते हुए कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे कि वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा सके और जो आम लोग होंगे वो इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। राशन गॉड का हमारी सोच रहा होता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पे इसी की कीमत काफी बढ़ने वाली है। वैसे भी ये संजीवनी ग्रास है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो गरीब लोग अफोर्ड कर लें। सिर्फ और सिर्फ संजीवनी ग्रास का हवाला दे दे के हमने बहुत सारे अमीर लोग को अपनी तरफ कर लिया है और इन सभी लोग के फेवर्स की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हमें ग्रास मिलने के बाद में हमारे कनेक्शन है वो भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और जो हमारी दाशन कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर हमने जो हब होती है वो सभी के सामने लेके आ गए होते हैं। होस्ट बोल रहा होता है कि संजीवनी हब को सर्वाइव करने के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए। इसको आइसबर्ग में से निकालने के बाद में हमको यहाँ पे लाने में काफी दिक्कतें आई हैं, पर सारी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी आज ये आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ इसके पास खड़े होने से मैं फील कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत एनर्जी भरी हुई है। ठीक है, फिर आप सभी लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खतरनाक अजूबा। ये बोलते हुए वो पर्दे को हटा देता है। हम देखते आइस स्टैचू को जैसे संजीवनी हब को पकड़ रखा होता है। सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, क्या सच में वर्ल्ड के अंदर इतनी कमाल की मेडिसिन एग्जिस्ट भी करती है। इसकी तो फ्रेग्रेंस भी बहुत ही कमाल की है। इसको स्मेल करने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी आ चुकी है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस का अनाउंस करो, हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। कम से कम प्राइस सुनने के बाद में हम लोग ये तो बोल पाएंगे कि हमें इसे खरीदना चाहिए भी कि नहीं खरीदना चाहिए। होस्ट बोल रहा होता है कि हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम लोग खुद से इसके प्राइस नहीं रखने वाले, हमारे तरफ से जो प्राइस है वो है 0। सभी लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं क्या 0? होस्ट बोलता है कि हाँ आप लोगों ने सही सुना है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 0। यहाँ पे इसकी प्राइस हम लोग सेट नहीं करने वाले, संजीवनी हब की प्राइस को आप लोग सेट करेंगे। हम लोग बस यहाँ पे यही चाहते हैं कि जो संजीवनी हब है
उसका यूज करते काफी सारे लोगों की जान बचे। अगर एक अच्छे पर्पज के लिए ये हब एक युआन में बिक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। हम तो यहाँ पे सभी लोग चुप हो गए होते हैं। मीरी बोल रही होती है कि यहाँ पे सभी लोग आर्ग्यू कर रहे थे पर अब कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है। काय बोल रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी बिजनेसमैन है और अब जो स्टार्टिंग प्राइस है वो हो चुकी है 0। हालांकि सभी को यहाँ पे इस ग्रास को लोएस्ट प्राइस से खरीदना था ताकि जो उनके प्रॉफिट्स वो बढ़ सके। पर यहाँ प्राइस सेट करने में सभी लोग डर रहे हैं। एक बार जैसे कोई प्राइस बोल देगा उसके बाद में यहाँ पे सभी लोग प्राइस बोलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कोई एक दूसरे से हारना नहीं चाहता और कोई भी इस वॉर को शुरू भी नहीं करना चाहता। फिर काय बोलता 10 मिलियन। हम तो काय के ऑफर करने के साथ ही बिड होना स्टार्ट हो गई होती है। मेरी कह रही होती तुमने सही कहा था। पहले यहाँ पे यही लोग कह रहे थे कि इस हब के लिए ये 100-200 मिलियन दे देंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कम प्राइस बोलने की वजह से सभी कम प्राइस ही बोल रहे हैं। यहाँ पे इन सभी लोगों के लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट कमाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिया बोल रहे होते कि जो मेरे ब्रदर है वो काफी स्मार्ट है, इनको हर चीज का फायदा उठाना काफी अच्छे से आता है। मेरी बोल रही होती काय तुम्हारा ये दोस्त काफी फनी है। काय बोलता है किसने बोला कि मेरा दोस्त है, ये तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे आ चुका है। सभी लोग को बिड करते हुए देख के काय बोल रहा होता है जैसे ये लोग बिड कर रहे हैं वैसे तो यहाँ पे कल तक बिडिंग खत्म ही नहीं होगी। फिर काय बोलता है 200 मिलियन। होस्ट बोल रहा होता है यहाँ पे काफी कमाल की प्राइस लग चुकी है, क्या यहाँ पे कोई और ऐसा है जो कि इस आगे प्राइस को लाना चाहेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या 200 मिलियन, ये तो काफी ज्यादा होता है। क्या सच में एक हब की कीमत 200 मिलियन हो सकती है। मेरी बोल रही होती काय तुम्हें क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतने हाई प्राइस लगाने की वजह से तुमने जितना भी पैसा कमाया था वो सभी खर्च हो जाएगा। क्या तुम अपना सारा पैसा मेरे लिए खर्च कर रहे हो। तभी जो काय होता है आसपास में देखने लगता है। मेरी बोल रही होती तुम ढूंढ कर रहे हो। काय बोल रहा होता मैं अपनी फियांसे को ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बोल रही होती तुम्हें मजाक उड़ा रहे हो। अंकल टैंक सोच रहे होते मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं पहली प्राइस सेट करने वाला काय होगा। अभी तक सभी लोग कहा करते थे कि वो एक बहुत ज्यादा बेवकूफ है और जो काय की रेपुटेशन थी वो भी काफी खराब थी। शुरुआत में मेरे लिए काय सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसके फादर के पास में बहुत सारा पैसा है और वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पूरी होंग फैमिली ने मेरे पे काफी खर्चे किए और उसका अपना टूल शो किया है। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरी के लिए जो होंग फैमिली है वो सबसे बेस्ट रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के ऑक्शन के अंदर जो फोर्थ मास्टर होंग या दाशन कोट है उन लोगों ने हाथ मिला लिया है। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे साथ में होंग वेइकू और उनके बेटे हैं, पर आखिर एंड में क्या होगा अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। एक बार के लिए मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि अगर मैं टैंगरन हॉल हार गया तो भी कोई बात नहीं, मेरी कोई काफी अच्छी लाइफ मिल जाएगी। तो ये फोर्थ मास्टर होंग बोलते हैं 500 मिलियन। सभी लोग शौक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ एक ग्रास की कीमत 500 मिलियन। जो हमारे फोर्थ मास्टर होंगे वो तो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। तभी काय के फादर बोलते हैं 700 मिलियन। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो फिफ्थ मास्टर होंग है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। इन्होंने प्राइस सेट करी है वहां से किसी भी ऑक्शन की सबसे हाईएस्ट प्राइस है। तभी फोर्थ मास्टर होंग बोलते हैं 1 बिलियन। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक हब के ऊपर 1 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। क्या जो फिफ्थ मास्टर होंग है वो इस प्राइस के लिए चीज करेंगे। 1 बिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है। एक ऑर्डिनरी इंसान को 5 साल लगातार काम करना पड़ेगा ताकि 1 बिलियन कमा सके। क्या लोग इतने बड़े अमाउंट को ऐसे खर्च कर देंगे। तभी होंग वेइगू बोलते हैं 1.5 बिलियन। फोर्थ होंग मास्टर बोलते हैं 2 बिलियन। होंग वेइगू बोलते हैं 3 बिलियन और फोर्थ मास्टर बोलते हैं 5 बिलियन। ऐसी करते करते बिड होती है वो 10 बिलियन तक पहुंच गई होती है। वहां पे जो होस्ट होता है वो भी काफी शौक रह गया होता है। होस्ट बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये लोग भूल गए हैं कि लोग पैसा बैट पे लगा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर की बात नहीं हो रही। होंग वेइगू बोलते हैं 13 बिलियन और फोर्थ होंग मास्टर बोलते हैं 15 बिलियन। होस्ट बोल रहा होता है क्या चल रहा है, मुझे अब यहाँ पे सांस भी नहीं आ रही है। दाशन कोट का मालिक बोल रहा होता है ये हमें मिलने वाला है। वही अंकल टैंक सोच रहे हो चीजें काफी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे जो बीटा वो काफी ज्यादा हाई पहुंच चुकी है, क्या मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। काय सोच रहा होता है कि मेरे अंकल और मेरे फादर ने काफी ज्यादा हाई प्राइस का ऑफर कर दिया है और यहाँ पे इन दोनों लोगों को देख के लग रहा है लोग काफी शांत है। अभी सिर्फ एक ऑक्शन नहीं बचा, ये एक वॉर बन चुकी है। एक वॉर जो कि टेरिटरी के लिए हो रही है और ये दिखाने के लिए हो रही है जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो काफी छोटे हैं। डैड क्या फोर्थ अंकल को हराना चाहते हो, मुझे भी देखना है क्या क्या आपकी लिमिट क्या है। अंकल टैंक बोल रहे हो तो स्टॉप हो जाइए। यहाँ पे जो बिड थी वो काफी हाई जा चुकी है, अब इसके लिए और बिड करना सही नहीं रहेगा। होंग वेइगू बोल रहे होते कि तुम क्या कह रहे हो। अंकल टैंक बोल रहे होते कि मैं मानता हूँ कि जो संजीवनी हब है वो काफी प्रीशियस है और इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ऐसी एक ही हब है और हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक हब का यूज करते हुए हम बहुत ही कम मेडिसिन को प्रोड्यूस कर पाएंगे और ऑर्डिनरी प्राइस से बेचने के बाद में हमें इस मेडिसिन के ऊपर 2 या 3 बिलियन की कमाई होगी और इसे साफ जाहिर हो रहा है कि हम इसे काफी महंगे में खरीद रहे हैं। इसे खरीदने से हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। होंग वेइगू बोल रहे होते हैं क्या अब इसे खरीदने में लॉस हो रहा है तो आगे इसे खरीदने का क्या ही फायदा है।
दाशन कोड का मालिक बोल रहा होता है, आप देख सकते हैं ना, अब वो लोग काफी परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे इस हब को हम लोग जीतने वाले हैं। फोर्थ मास्टर होंग, यहाँ पे प्राइस बढ़ाने की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स है वो ऑलरेडी काफी रिच है। फोर्थ मास्टर होंग बोल रहे होते कि मैंने इस हब के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर दिया है, तो जो हम लोग के पीछे प्रॉफिट मार्जिन है क्या उन्हें चेंज नहीं होना चाहिए। दाशन कोड का मालिक बोल रहा होता है कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको 60% मिल रहा है। फोर्थ मास्टर होंग बोल रहे होते हैं, यहाँ पे इस मेडिसिन को मैं खरीद रहा हूँ, और अगर मैं बाकी किसी कंपनी के साथ में हाथ मिला लूँ तो सिर्फ 10% प्रॉफिट लेके बाकी सारा मार्जिन वो लोग मुझे दे देंगे, तो आपको मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए। दाशन कोड का मालिक बोल रहा होता है कि आपने कहा था ना कि आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे, अब यहाँ पे बीच में आके आप चेंज क्यों हो रहे हैं। फोर्थ मास्टर होंग बोल रहा होता है कि मेरे पास में पैसा है, इसी से तो मेरे पास में आए थे, अब जबकि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पास मुझे काफी कम कमाई होगी, तो मैं तो पीछे हटूंगा ही, या फिर तुम मुझे 90% प्रॉफिट दो, या फिर मेरे साथ जितने भी कनेक्शन है उन्हें तोड़ लो। मैं तुम्हें बेट कर सकता हूँ कि मुझसे कनेक्शन तोड़ने की वजह से तुम्हारे पर पक्का से काफी दिक्कतें आएंगी, तुम्हारे रेगुलर मेडिसिन है वही मार्केट में नहीं जा पाएंगी। हमने दाशन कोड के मालिक को, जो काफी चिढ़ गया होता है, तभी होस्ट बोलता है 15 बिलियन। क्या यहाँ पे कोई और ऐसा है जो किसी तरह बिट करना चाहेगा। ये बोलते हुए काउंटिंग को स्टार्ट कर देता है। वही जो अंकल टैंग होते हैं, उन्होंने होंग वी को रोक रखा होता है। काय सोच रहा होता है कि आखिर में आते हुए जो मेरे फोर्थ अंकल है उनको ये हब मिल ही गया। काय बोल रहा होता है, मेरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। मेरी बोलती है, काय कोई बात नहीं, हमारी टैंग फैमिली है वो कोई और काम कर लेगी, तुम्हें फालतू इतनी बड़ी बिट करने की कोई जरूरत नहीं है। काउंटिंग करते हुए होस्ट बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे किसी को भी हाई प्राइस ऑफर नहीं करनी है। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते हैं जो फोर्थ मास्टर होंग है वो बेहद ही कमाल के हैं, वो यहाँ पे इस हब के लिए काफी प्राइस दे रहे हैं। तो पीछे से कोई बोलता है कि मैं इस हब के लिए 100 बिलियन दूंगा। वहाँ पे सभी लोग शौक होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या 100 बिलियन, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि इस चीज के इतना प्राइस दे रहा है। हम देखते ये बंदा होता है जिहाओ, जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम सभी लोग इतने शौक क्यों हो रहे हो, मैंने तो यहाँ पे बहुत ही कम पैसा खर्च किया है, क्या मेरी पॉकेट मनी को देखते हुए तुम सभी लोग शौक हो गए हो। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इनके पास तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो है, ये तो पूरी दुनिया के कसिनो के बेताज बादशाह हैं, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। काय बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। जियाओ बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, पर तुम ही कब से मना कर रहे थे कि तुम्हें मुझसे पैसा नहीं चाहिए। काय बोल रहा होता है कि मेरी कंट्री में सभी लोग बोलते हैं कि पैसा खर्च करने में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ, पर यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम मुझसे ही बेटर हो। होस्ट बोल रहा होता है, 100 बिलियन डॉलर, क्या यहाँ पे किसी को इसी पे बेट करनी है। आनबो बोल रहा होता है, डैड आप बिट क्यों नहीं कर रहे। फोर्थ मास्टर बोल रहे होते प्राइस काफी ज्यादा है, अब हम लोग को बिट करने की कोई जरूरत नहीं है। दाशन कोड का मालिक बोल रहा था कि तुम काफी फ्लेक्स कर रहे थे, पर यहाँ पे एंड में तुम इसे नहीं खरीद पाए, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम्हें भी नहीं मिला। आनबो बोल रहा होता है, डैड दाशन कोड वालों के पास में बहुत सुपरनेचुरल पावर वाले बंदे हैं और इन लोगों को डर्टी ट्रिक खेलना काफी काफी पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को गुस्सा करने की वजह से ये लोग हम पे भी अटैक करवा दे। फोर्थ मास्टर होंग बोल रहे होते कि हमारे पास में वो चीजें नहीं है जो कि उन लोगों को चाहिए, इसी से वो लोग हमारे पीछे नहीं आने वाले। फिर हम देखते हैं 100 बिलियन डॉलर में ग्रास बिक गई होती है। बाहर आने के बाद में होंग वीकू बोल रहे होते हैं, ब्रदर टैंग मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे तो काफी ज्यादा अफसोस है। अंकल टैंग बोल रहे होते कि आपको ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब टैंग वाले साथ में जो भी कुछ होगा वो उसकी किस्मत है, हमने खुद को बचाने का बेस्ट ट्राई किया। वैसे तो मेरी टैंग फैमिली है उसे काफी लॉसेस होने वाले हैं, और अब हम लोग बिल्कुल भी पहले की तरह एक पावरफुल फैमिली नहीं रहे, तो क्या जो अभी भी मेरी मीरी है वो आपकी फैमिली की डॉटर इन लो बन सकती है। काय बोल रहा होता है, अंकल टैंग आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग को टैंग फैमिली के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीरी अब हमारे लिए फैमिली मेंबर बन चुकी है। अंकल टैंग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, जब तक मीरी आप लोग के साथ में खुश है मैं भी काफी खुश रहूंगा। होंग वीकू बोल रहे होते, ब्रदर टैंग सभी को पता है कि जो हमारा काय है वो बचपन से ही काफी ज्यादा वीक है, और हम ऐसा भी कह सकते थे कि मेरे काय शादी करना किसी के लिए बर्डन है, पर जब कि रिकवर कर चुका है तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। अब जब हम लोगों का सारा काम खत्म हो ही गया है तो हमें इन लोगों की शादी करा देनी चाहिए। अंकल टैंग बोल रहे होते कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वही काय सोच रहा होता है काम तो काफी फास्ट हो गया, मुझे इस चीज के बारे में बात भी नहीं करनी पड़ी। जी हाँ, वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, बिग ब्रदर क्या आपकी शादी हो रही है, मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। काय बोल रहा होता है कि तुम्हारे हाथों के अंदर $100 बिलियन का ट्रेजर है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कोई इसे चुरा लेगा। जी हाँ बोल रहा होता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भी ये चीज मुझसे चुरानी है तो उसे वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन को बीट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे किसी के लिए भी करना इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए वो इस बॉक्स को काय को दे देता है। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे क्यों दे रहे हो। काय बोल रहा होता है ये जो बॉक्स है काफी हैवी है, लगता है कि डिवाइन हर्ब को आइस क्यूब के अंदर पैक करके दिया गया है, और यहाँ पे इसका वजन कम से कम 100 किलो होगा, और यहाँ पे जियान सिर्फ एक हाथ का यूज करते हुए इस बॉक्स को उठा रखा था। आखिर इस बंदे के पास कितनी स्ट्रेंथ है।
काय बोला ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम काफी स्ट्रांग हो। लो अपने बॉक्स को फिर से उठा लो। आखिर तुम इतनी प्रीशियस चीज मुझे क्यों दे रहे हो? जी हाँ, बोल रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। ऑप्शन के दौरान मैंने ये चीज देखी थी कि आपके लिए हब काफी जरूरी है, इसी से मैं इस हब को आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे चीज को रखना बिल्कुल ही वेस्ट होगा, इसी वजह से ये आपके ऊपर मेरी तरफ से पहला फेवर हुआ। वहाँ पे जियाओ की बात सुनकर सब लोग शौक रह गए होते हैं। हम देते काय के पाँव के ऊपर वो बॉक्स गिर गया होता है। काय बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो? जी हाँ बोल रहा होता है, लेकिन हाँ मेरी कंडीशन है। बिग ब्रदर काय, आपको तो पता ही है ना कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको लाइफ के अंदर कभी वो ताओवेस्ट मिले तो उनसे वो मेडिसिन आप मेरे भी ले लीजिएगा। अगर मैं सर को तो मेरी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, पर जो मेरा साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही काफी बड़ा साइज चाहिए। ये लीजिए मेरा नेम कार्ड। अगर आपको लाइफ में मुझे कभी भी कॉल करना हो तो आप कॉल कर दीजिएगा। काय बोलता है ठीक है, जब भी मुझे ताओवेस्ट मिलेंगे मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जी हाँ बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे इस चीज को मेरे तो वेडिंग गिफ्ट मान लीजिए। काय बोल रहा होता है कि तुम्हारे इस फेवर को मैं याद रखूंगा। फिर काय अपना कार्ड फेंकते हुए बोल रहा होता है ये लो मेरा कार्ड, मेरा नाम है होंग काय। मुझियाओ बोल रहा होता है कि मेरा नाम है मुझियाओ और आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। काय बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था और मुझे यहाँ पे $100 की चीज मिल गई, सच में तो काफी एक्साइटिंग है। काय बोलता है अंकल टैंग मैं आपको दे रहा हूँ। शौक होते हुए अंकल टैंग बोल रहे होते हैं इसकी कीमत 100 बिलियन है, क्या तो सच में ये मुझे दे रहे हो? काय बोल रहा होता है अंकल टैंग हम लोग यहाँ पे संजीवनी हब लेने के लिए आए थे ताकि हम टैंग फैमिली को बचा सके। हालांकि हम लोग संजीवनी हब को हार गए थे, लेकिन किस्मत से हमको फिर से मिल चुका है, इसलिए तो मैं इस चीज को आपको दे रहा हूँ। अंकल टैंग बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है, अब मेरी टैंग फैमिली के पास में वो बाकी है, हम लोग फिर से बच सकते हैं। वही मेरी काय से बोल रही हो तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो हमारी फैमिली तबाह हो जाती। काय बोलता है कि ये सब करने वाला मैं नहीं हूँ, ये सब तो किस्मत से ही हुआ है। होंग वी को बोल रहे होते हैं काय आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर वो बंदा तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। काय वैसे मुझे एक बात बताओ, वो बंदा मू फैमिली से था जो कि वर्ल्ड की टॉप रिच फैमिली में से एक है, आखिर तुम्हारी पहचान यंग मास्टर मू से कैसे हो गई? यहाँ तक कि वो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, क्या तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो? मेरी बोल रही होती है अंकल होंग वो जो बना था ना मुझियाओ वो कब से काय की तारीफ कर रहा था, वो लगातार एक ही बात कह रहा था कि काय के पास कोई बहुत ही बड़ी चीज है और वैसी ही सेम चीज उसे भी चाहिए और उसको वो चीज हासिल करने में सिर्फ काय ही हेल्प कर सकता है। हमने मेरी की बात सुन के काय काफी डर गया होता है। होंग वी को बोल रहा होता है कि क्या बड़ी चीज? काय तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी चीज है जो यंग मास्टर मुंह को भी चाहिए? मेरी बोलती अंकल होंग मैंने इसे पूछा था पर इसे मुझे बताने से मना कर दिया, लगता है काय के पास में कोई काफी सीक्रेट चीज है। काय बोल रहा होता है फादर वो मेरे दिल की बात कर रहा था, मेरा दिल काफी ज्यादा बड़ा है, मेरी अच्छाई देख के वो कुछ शौक रह चुका है, इसी को मेरी तरह ही बनना था। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं ब्रदर होंग अब हम लोग के पास में संजीवनी हब आ चुकी है तो हम लोग को फटाफट से ऑफिस चल के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। अंकल होंग बोल रहे होते कि तुम सही कह रहे हो, मैं अभी के अभी जाके अरेंजमेंट करवाता हूँ। वैसे एक बार याद रखना यहाँ पे ये चीज काफी प्रीशियस है, अपने सीक्रेट फॉर्मूलास की तरह इसको चोरी मत होने देना, अगर ये यहाँ पे चोरी हो गया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अंकल टैंग बोलते ठीक है ब्रदर मैं काफी केयरफुल रहूंगा। हमारी जो पहले चोरियां हुई थी वो इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी थी वो काफी ज्यादा वीक थी। दूसरी पार्टी के पास तो कुछ बेहद ही कमाल के चोर हैं और वो लोग पक्का यहाँ पे स्पेशल टेक्निक का यूज कर रहे हैं, बिना किसी खास टेक्निक का यूज किए चोरी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हालांकि अब यहाँ पे चीजें काफी खतरनाक हो चुकी हैं, अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं भी सारी सोच खर्च कर दूंगा। काय सोच रहा होता है कि इनके कहने के हिसाब से जो चोरी करने आ रहा है वही घोस्ट है, क्योंकि सिर्फ घोस्ट ही होते हैं जो कैमराज में नहीं आते और गायब हो सकते हैं। लगता है मुझे यहाँ पे लिनचेन से बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब ये चीज काफी खतरनाक हो चुकी है। अगर ये हब मिलने के बावजूद भी चोरी हो गई तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बॉक्स को उठाते बॉडीगार्ड बोल रहे होते यंग मास्टर ये तो काफी भारी है, अभी आपने इस बॉक्स को अकेले उठा लिया था, आखिर ये काम आपने कैसे किया? वही हम देते दर्शन कोट के मालिक को जो कि यहाँ पे हब को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम फालतू काफी खुश हो रहे हो, तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। आगे हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं टैंग रैन हॉल को। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं काय हम लोगों ने संजीवनी हब को लेबोरेटरी में रखवा दिया है और हमने अपने सारे वर्कर्स को कह दिया कि संजीवनी हब के बारे में किसी को कुछ ना बताएं। काय बोल रहा होता है आपने काफी अच्छा काम किया, मुझे आपके लैब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं बस अभी यही होप कर रहा हूँ कि सबको अच्छे से हो जाए। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर मुझे सही कह रहे थे, तुम्हारे पास में एक बहुत ही बड़ा दिल है। काय बोल रहा होता है अंकल टैंग मुझे मीरी ने बताया था कि जो भी चोर यहाँ पे एंटर कर रहा है वो किसी भी कैमरा में नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है उनके पास में काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है, बिना हाईटेक टेक्नोलॉजी के यहाँ पे एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरी एक दोस्त है जो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने उससे हेल्प मांगी थी, जल्दी हमारी हेल्प करने के लिए वो यहाँ पे आएगी।
ताकि वो यहाँ पे सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट भी कर सके। मीरी बोल रही होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जो लिन चैन है वो काफी समझदार लड़की है, वो यहाँ पे काम काफी अच्छे से कर लेगी। अंकल टैंग भी बोल रहे होते हैं हाँ ये तो काफी अच्छी बात है, आखिर जो वो लिन चैन है वो अभी कहाँ पर है, मैं उसे हायर करने के लिए काफी अच्छी प्राइस दे सकता हूँ। लिन चैन बोल रही होती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने बॉस के लिए काम करती हूँ, मैं बाकी किसी के लिए भी काम नहीं करती। मीरी बोल रही होती है डैड यही वो टेक जीनियस है। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं इतनी कम उम्र में जीनियस होना सच में कमाल की बात है। मीरी बोल रही होती है लिन चैन हमारे सर्विलेंस कैमरास के अंदर कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बार भी थीव्स आते हैं हम उन्हें पकड़ नहीं पाते और ना ही उन लोगों की रिकॉर्डिंग सर्विलेंस कैमरा में आती है, क्या तुम इसे चेक कर सकती हो। लिन चैन बोल रही होती है कि यहाँ पे आने के साथ ही मैंने कैमरास को चेक कर लिया था, सर्विलेंस कैमरास के अंदर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का जो थीफ है वो काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वरना उन लोगों के लिए यहाँ पे इजीली एंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ पे किसी ऐसी चीज का यूज कर रहे हैं जिसके आर पर लाइट जा पा रही है, इसी वजह से नेकेड आई से और सर्विलेंस कैमरा से हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो लोग इनविजिबल हो चुके हैं। अंकल टैंग बोलते हैं क्या इनविजिबल, लगता है कि तुम सही कह रही हो, अगर वो इनविजिबल नहीं हो पाते तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स उनको पक्का से पकड़ लेते। हमारे टैंगन हॉल के अंदर बहुत बार चोरियां हुई है लेकिन एक भी बार हम लोगों को पकड़ नहीं पाए। काय बोल रहा होता है लिन चैन क्या चीज कोई सोल्यूशन है। लिन चैन बोल रही होती है कि हाँ मुझे एक एंटी इनविजिबल सेटअप लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसे बनाने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। काय सोच रहा होता है कि इन चोरों के पास में इनविजिबल होने की टेक्निक है, अगर हम अपनी बॉडी को इनविजिबल कर भी लें तो भी हमारी बॉडी के अंदर से एक स्मेल आती रहती है। आखिर बॉडी की स्मेल को खत्म करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी एनिमल का यूज कर सकता हूँ जिसके पास में काफी कमाल की स्मेलिंग सेंस हो। काय बोल रहा होता है कि जब तुम यहाँ पे सेटअप लगा रही होगी तो मैं भी तुम्हारे साथ में ही रहूंगा ताकि मैं यहाँ पे हर एक चीज के ऊपर नजर रख सकूं। मीरी बोलती है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। काय बोलता है क्या मैं तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ। मीरी बोलती है फालतू बातें मत करो। लिन चैन बोल रही होती है बॉस अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नया टॉय बनाया था, क्या अभी देखना चाहेंगे। ये बोलते हुए लिन चैन काय को एक वॉच दे देती है। काय बोल रहा होता है ये तो एक वॉच है, आखिर इस वॉच के अंदर ऐसा क्या खास है। लिन चैन बोल रही होती है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्टर है जो कि आपको चेंज कर देगा। काय बोल रहा होता है क्या एक प्रोजेक्टर है जो कि वो चेंज कर सकता है। लिन चैन बोल रही होती है कि आप इस बटन का यूज करते हुए मीरी को स्कैन कर लीजिए। फिर काय यहाँ पे मीरी को स्कैन कर लेता है। मीरी बोल रही होती है मेरे स्कैन करने के बाद में आखिर यहाँ पे क्या होगा। लिन चैन बोलती है कुछ देर में तो पता चल जाएगा क्या आखिर जो मेरी वॉच है क्या करती है। फिर वॉच बोली स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। मीरी बोलती मुझे पता है कि यहाँ पे इस वॉच का यूज करते हुए तुम एक 3D इमेज बना दोगे, मूवी के शूट के दौरान मैंने ये चीज देखी थी। लिन चैन बोल रही होती है कि मैं बोल सकती हूँ कि उससे बेटर है। काय बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे इस चीज को काफी खास बना रही हो, चलो मैं ट्राई कर ही लेता हूँ कि आखिर ये क्या चीज है। ये बोलते हुए काय बटन को प्रेस कर देता है। काय बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, आखिर वॉच मेरे हाथ में इतनी बड़ी क्यों हो रही है। हम देते वो वॉच काय को कवर करते हुए उसको मीरी में चेंज कर देती है। काय को मीरी के रूप में देख के मीरी काफी शौक रह गई होती है। काय बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, आखिर मैं मीरी कैसे बन गया हूँ। लिन चैन बोल रही होती है आप किसी को भी स्कैन करते हुए वो इंसान बन सकते हैं, उस इंसान के अपीयरेंस, वॉइस, आउटफिट यहाँ पे सब चीजें आपको मिल जाएगी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कम्युनिटी वही इंसान बन जाएंगे। काय वो तो तुम सही कह रही हो, ये जो मीरी के बास्केटबॉल है वो काफी रियल फील हो रहे हैं। मीरी बोल रही होती है काय ऐसा मत करो, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। काय बोल रहा होता मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी मीरी बोल रही तुम क्या हरकतें कर रहे हो। काय बोलता ये फीलिंग वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग है, ठीक है अब मैं नहीं रुकने वाला। ये बोलते अपनी पैंटों खोलने लगता है। तभी मेरी काय को मुक्का मारते हुए बोलते आखिर तुम क्या कर रहे हो। काय बोल रहा होता कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे बेस्ट इन्वेंशन हो ही नहीं सकती है, तुमने काफी कमाल का इन्वेंशन करी है। मेरी बोल रही होती इसे बंद करो। सीन होता है हम देते कुछ बच्चों को जो कि रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। टीचर बोल रही होती है आज हम सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आया। तभी वहाँ पे उन लोगों की तरफ एक ट्रक बढ़ने लगती है जिसके ब्रेक फेल हो गए होते हैं। ड्राइवर बोल रहा होता कि ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं पे फालतू इन बच्चों को रीइंकार्नेट नहीं करना चाहता। तो ड्राइवर बोल रहा होता सामने से हट जाओ वरना तुम सभी लोग रीइंकार्नेट हो जाओगे। हम देर ट्रक को देख के वहाँ पे सभी लोग काफी डर गए होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आते हुए ट्रक को अपने हाथ से ही रोक देती है और वो ड्राइवर को भी गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूर खड़े बंदे बोल रहे होते कि उस लड़की ने अपने हाथों से ही पूरी ट्रक रोक दी, क्या वो लड़की कोई सुपर वुमन है। तभी वो लड़की वहां से चली जाती है। सीन चौथा में राशन कोट का सीन दिखाया जाता है। हम देते वो सुपर वुमन राशन कोट आ गई होती है और वो कह रही होती है कि मेरे हाथ के अंदर से काफी धुआं बाहर निकल रहा है। ये बोलते अपने हाथ को बाहर निकाल देती है। तभी उस लड़की के पास में राशन कोट का मालिक आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ऑक्शन के अंदर हम लोग हार चुके हैं। जो संजीवनी हर्ब था वो टैनन हॉल को मिल गया है।
मैं उन लोगों को देख के आ रहा हूँ। अभी वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। उन लोगों को ऐसा लगा कि वो हमसे जीत चुके हैं और अब उनके लिए सारी चीजें काफी आसान होने वाली हैं। लेकिन क्या अगर तुम उनके टैगन हॉल के अंदर फिर से चली जाओ और जैसे कि तुमने उनके फॉर्मूलास को चुरा लिया था वैसे तुम इस बार हब को चुरा लो, तो फिर उन लोगों का मुंह देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इसका ही क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।